गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट एस प्रशांत, यूनिक लॉ क्लासेस से। आज अगर बहुत ही बड़ा टॉपिक लेके आया हूं मेरे विधि के छात्रों के लिए। कुछ दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि समय नहीं मिलने वाले कारण से। जानिए, हमारे कानून के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं LLB सेकेंड ईयर द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संहिता IPC भाग 5, ऐसे कौन से अपवाद हैं जिन्हें भारतीय संहिता से छूट प्राप्त है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लोग सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संहिता सीरीज के अंतर्गत। पिछले वीडियो में सामान्य स्पष्टीकरण का अध्ययन किया गया था, भाग 4 वीडियो बनाया हुआ है मैंने। इस वीडियो में साधारण अपवाद भारतीय संहिता के अध्याय 4 का अध्ययन किया जा रहा है। साधारण अपवाद क्या है? भारतीय संहिता 1860 के अध्याय 4 के अंतर्गत साधारण अपवाद दिए गए। साधारण अपवाद से तात्पर्य से वह अपवाद जिन्हें भारतीय संहिता में वर्णित किए गए किसी अपराध से मुक्ति मिली है। कोई भी कार्य नैतिक दृष्टि से कितना भी बुरा क्यों न हो, वह तब तक अपराध नहीं होता है जब तक किसी विधि के अंतर्गत उसे अपराध वर्णित न किया जाए। मैंने आपको क्या समझ में आया? नैतिक दृष्टि से कोई कार्य कितना ही बुरा क्यों ना हो, मगर वह अपराध की दृष्टि में वर्णित आना चाहिए, विधि के अंतर्गत वह अपराध होना चाहिए, उसे अपराध माना जाएगा। जब किसी विधि के अंतर्गत किसी कार्य को अपराध वर्णित किया जाता है तब ही वह कार्य अपराध हो पाता है। भारतीय संहिता के अंतर्गत जितने कार्य अपराध घोषित किए गए हैं वह सभी अपराध हैं। संसद समय समय पर विधि निर्माण के माध्यम से कुछ कार्यों को अपराधों से मुक्ति दे सकती है। वह कुछ कामों को अपराध घोषित कर सकती है, कुछ कर्मों को अपराध घोषित कर सकती है। जैसे अभी हाल ही में मामले में संसद ने व्यभिचार का अपराध से मुक्ति दी है तथा समलैंगिक संबंधों को भी अपराध से मुक्ति दे दी गई है। वर्तमान में किसी भी प्रकार का समलैंगिक संबंध जो आपसी सहमति से होता है वह किसी भी प्रकार का अपराध नहीं है। अगर कोई दो व्यक्ति अपनी सहमति से संबंध स्थापित करते हैं तो वह अपराध नहीं है, वह किसी भी प्रकार का अपराध नहीं है। परंतु इस संशोधन के पूर्व समलैंगिकता भारतीय विधि के अंतर्गत अपराध था। पहले सहमति हो या नहीं हो तो भी वह अपराध की श्रेणी में आता था, अपराध के वर्णित था और उसे दंड जरूर मिलता था और सजा मिलती थी। हम लोग बात करने वाले हैं साधारण अपवाद के बारे में। साधारण अपवाद क्या होते हैं? भारतीय संहिता के अध्याय 4 के भीतर धारा 76 से साधारण अपवाद अध्याय का प्रारंभ होता है, धारा 76। इसके अंतर्गत ऐसे कार्यों का उल्लेख किया गया है जिनके के होने पर कोई कार्य अपराध नहीं होता है। साधारण अपवादों में निहित सिद्धांत का साक्ष्य के ऐसे नियम हैं जिन्हें निर्णयात्मक अथवा खंडनीय प्रकल्पनाएं समाविष्ट होती है। इन नियमों को समाविष्ट करने में भारतीय संहिता के अंतर्गत चाहे किसी भी कर्म को अंगीकार किया गया हो, इनके महीन विवेचन से यह प्रकट होता है कि इनके अंतर्गत ऐसी स्थितियों से व्यवहार किया गया है जो दृश्य को प्रतिपादित करती है। इस अध्याय 4 के अंतर्गत सभी प्रकार के अपराधों को समाविष्ट कर दिया गया है। न्यायाधीशों के अनुसार इस प्रकार के अपवाद को एक ही स्थान पर समाविष्ट कर देने का कारण बार बार हर अपराध के साथ में उसके जुड़े हुए अपवाद का उल्लेख नहीं करना पड़े। इसको एक साथ जोड़ दिया गया है, समाविष्ट कर दिया गया है, तो इसको बार बार किसी कारण की वजह से अपराध को साथ में जुड़े अपवाद को बार बार उसका उल्लेख नहीं करना पड़ेगा आपको। इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, हर दंड और हर ऐसी परिभाषा या उपबंध या हर दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अधीन समझा जाएगा, चाहे उन अपराधों में ऐसी परिभाषा अनुबंध दृष्टांत के दौरान आ गया हो। दंड संहिता के निर्माताओं ने इस अध्याय के निर्माण का उद्देश्य व्यक्त करते हुए कहा था कि इस अध्याय का निर्माण डांडिक उपबंधों के अंतर्गत आने वाली परिसीमाओं को बार बार दोहराने की आवश्यकता के निवारण के लिए किया गया है। साधारण अपवाद का सीधा सा अर्थ यह है कि ऐसे अपवाद
जिनमें कोई कार्य अपवाद नहीं होगा, जिसमें कोई कार्य अपवाद नहीं होगा। साधारण अपराध के अध्याय में ऐसे अपराधों को धारा 76 से लेकर धारा 95 तक उपबंधों में निर्दिष्ट किया गया है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ऐसे अपराध जिनके किए गए अपराध न्यायोन्मुख, ऐसे अपराध को प्राइवेट प्रतिरक्षा सेल्फ डिफेंस अधिकार के रूप में धारा 96 से लेकर 106 में प्रवेश दिया गया है। आप लोग बार बात करते हैं कि किसी ने सेल्फ डिफेंस में किसी को मार दिया, तो वो लोग सेल्फ डिफेंस की जो धारा है 96 से 106 तक प्रवेश में दिया गया है। दंड संहिता के अध्याय 4 साधारण अपराध के अंतर्गत धारा 76 से लेकर धारा 95 तक जो धाराएं दी गई है, उनमें दिए गए अपराध इसलिए सम्य है क्योंकि वह दुराशयहीन था। उनके मन के अंदर कोई दुराशय नहीं था। उनके मन में ये नहीं था कि किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाई जाए, या उनके मन में दुराशय था इस व्यक्ति को मारना है या इसका मर्डर करना है, इसकी हत्या करनी है, ऐसा कोई उद्देश्य या उनका दुराशय नहीं था। क्रम 2 की स्थिति में यद्यपि आपराधिक आशय से परिपूर्ण है, फिर भी वह इसलिए सम्य है, यह है कि क्योंकि वह विधि द्वारा सराहनीय है, अर्थात यह किसी व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार देती है। अगर कोई व्यक्ति उसकी जान ले रहा है तो वह इंसान अपने सेल्फ डिफेंस में अपने को बचाने के लिए उस हत्या कर देता है, तो अब उसकी वो परिस्थिति देखी जाएगी कि वह ऐसी परिस्थिति थी या नहीं। उसे प्राइवेट प्रतिरक्षा की सेल्फ डिफेंस की अधिकार देती है। अब हम लोग बात करने वाले हैं धारा 76 के बारे में। 76 सेक्शन 76 बार्डन संहिता की धारा 76 को कोई व्यक्ति स्वयं अपने ऊपर यह विश्वास करता है कि वह किसी कार्य को करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। धारा 76 के अंतर्गत वह कोई कार्य इसलिए करता है क्योंकि उसका यह विश्वास है कि उसे वह कार्य अवश्य करना है। जैसे कोई पुलिस वाला कोई अपराध घटित होने पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी करता है और पुलिस द्वारा किए गए ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी सदोष परिरोध का अपराध नहीं है। उसे पकड़ना सदोष परिरोध का अपराध नहीं, उसे रोकने के लिए बाध्य करना वह उसने अपराध नहीं किया, उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस को इस धारा के अंतर्गत साधारण अपराध में दंड संहिता से अनेक मामलों में मुक्ति मिली हुई है कि पुलिस पे कोई अपराध लागू नहीं होता है, उन पे कुछ अपराधों के मामलों में उन्हें मुक्ति मिली, अपवाद मुक्ति मिली हुई है। भारतीय संहिता की धारा 76 के अनुसार इस धारा के 3 तत्व सामने आते हैं। पहला यह कि किसी व्यक्ति द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया हो जो अपराध की परिभाषा में आता हो। दूसरा यह कि वह व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, विधि ने उसे आबद्ध किया हो। यह कि वह व्यक्ति तत्व की भूल के कारण न कि विधि की भूल के कारण सद्भावना पूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। उसे कानून का फोर्स, कानून ने उसे ऑर्डर दिया हुआ है कि तुम्हें इसे गिरफ्तार, जज ने कहा कि इसे गिरफ्तार करना, तो उसे ये कानून द्वारा वो बंधा हुआ है, उसे उसको गिरफ्तार करना पड़ेगा। उसने यहाँ पे अपराध नहीं किया है। इस संबंध में गोपाल कालिया 1933 का एक प्रकरण है। इसमें पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति को वारंट लेकर गिरफ्तार करने के लिए मुंबई जाता है। जांच के पश्चात एक सद्भावना पूर्वक विश्वास करते हुए गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति यह है कि वह परिवादी का गिरफ्तार कर लेता है। परिवादी उस पुलिस अधिकारी के विरुद्ध सदोष परिरोध के लिए कार्यवाही करता है कि उसे सदोष रोका गया। यह धारणा किया गया कि पुलिस अधिकारी इस धारा के अंतर्गत सुरक्षित होने के कारण किसी भी अपराध का दोषी नहीं था। धारा 77 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। भारतीय संहिता की धारा 77 न्याय कार्य करते हुए किसी न्यायाधीश को दंड संहिता से मुक्ति देती है। इस धारा के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है जिसके बारे में उसे सद्भावना पूर्वक विश्वास है कि वह उसे विधि द्वारा दी गई है।
ये धारा और उसके बाद की धारा आपराधिक अभियोजन के प्रतिकूल न्यायिक अधिकारियों और उनके अनुसूचित कर्मचारियों को वही सुरक्षा प्रदान करती है जो उनके व्यवहार विषयक सिविल उत्तरदायित्व के प्रतिकूल जुडिशियल ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट 1850 द्वारा प्राप्त है। कौन सा एक्ट? जुडिशियल ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट 1850। उन्हें वहां पे अपराध में छूट दी गई, उन्हें मुक्ति दी गई है कि उन्होंने वहां पे कोई अपराध नहीं किया है। इन दोनों धाराओं में केवल न्यायाधीश शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि जुडिशियल ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट अंतर्गत न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, जस्टिस ऑफ द कलेक्टर, अन्य व्यक्ति को भी संरक्षण में रखा गया है। परंतु दंड संहिता की धारा 19 के अनुसार न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो पद के रूप से न्यायाधीश हो, बल्कि हर उस व्यक्ति का द्योतक है जो पद रूप से न्यायाधीश हो, बल्कि हर उस व्यक्ति का भी है द्योतक है जो विधि कार्यवाही में, चाहे वह सिविल हो या डांडिक, सिविल हो या क्रिमिनल, अंतिम निर्णय ऐसा निर्णय है जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाएगा। ऐसा निर्णय जो किसी अधिकारी द्वारा पोस्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए। निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया। इस प्रकार समस्त न्यायिक अधिकारियों को, उनके कर्मचारियों को धारा 77 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता के अपराधों से मुक्ति मिल जाती है। जैसे कि किसी न्यायाधीश द्वारा अपने किसी कर्मचारी को, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश दिया जाता है, तो यहाँ पर न्यायाधीश किसी अपराध को करने का दोषी नहीं है, तथा किसी न्यायाधीश के द्वारा किसी व्यक्ति को मृत्युदंड, फांसी दी जाती है, तो न्यायाधीश हत्या का आरोपी नहीं है। ये उसका कार्य है, उसका कर्म है, और जिस पद पर बैठा है उसे विधि द्वारा आबद्ध है और उसे ये सद्भावना पूर्वक ये कार्य करना पड़ रहा है। खुद की मजबूरी से वह कार्य नहीं कर रहा है, उसे विधि ने वहां पे नियुक्त किया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 80 दुर्घटना के संबंध में उल्लेख कर रही है। कभी कभी ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है जिससे में किसी दुर्घटना को करने का कोई हादसे नहीं होता है तथा उचित सावधानी भी बढ़ती जाती है, परंतु फिर भी कोई घटना घटित हो जाती है। जब हादसे ही नहीं होता है और मन ही अपराधी नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में विधि किसी व्यक्ति को दंडित करने का नहीं कहती है। जैसे कि मानो कि आप गाड़ी चला रहे हो और आपको नहीं पता आगे गाड़ी आ गई, आपने बहुत सावधानी बरती तो भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो वहां आपने उस व्यक्ति को मारने की कोई मन में इच्छा नहीं थी और अपराध घटित हो गया, तो उस व्यक्ति को दंडित करने का नहीं कहती है। उसे, उस व्यक्ति के परिवार वालों को पैसा, जुर्माना भरना पड़ेगा, इंश्योरेंस क्लेम होगा और कोर्ट जो तय करेगी वो उसे दे करना पड़ेगा। सामान्य अपवाद में दुर्घटना को इसलिए रखा गया है क्योंकि दुर्घटना किसी भी कार्य को अपराध नहीं घोषित करती है। दुर्घटना सामान्य अपराधों के अंतर्गत तीसरा अपवाद है। धारा के अनुसार ऐसी कोई बात जो दुर्घटना से की गई है अपराध नहीं मानी जाएगी यदि वह बिना किसी आपराधिक अभिप्राय ज्ञान के एक विधिपूर्ण कार्य करने में विधिपूर्ण रीति से, विधिपूर्ण साधनों से, उचित सावधानी और सतर्कता से किया गया हो तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। दुर्घटना का तात्पर्य मात्र संयोग नहीं है, वैसा इसका तात्पर्य कोई अनायासित अथवा अप्रत्याशित कार्य है, कोई ऐसा कार्य जिसको करने या कोई आशय ना हो परंतु वह घटित हो जाए। इस शब्द में यह भी भाव निहित है कि कोई बात जो न केवल अनायासित और ऐसा भी हो जो इतनी कम प्रत्याशित थी कि ऐसा आश्चर्य के रूप से घटित हो गई, दुर्घटना के परिषद में आ जाती है। इसका शाब्दिक अर्थ है किसी बुरी घटना का हो जाना, घटित हो जाना। उस इंसान ने उसकी कल्पना भी नहीं की हो और वह अचानक से गाड़ी चला रहा हो और अचानक से गाड़ी भिड़ गई हो और किसी व्यक्ति की हत्या हो गई हो। अब उसका उद्देश्य या उसका दूसरा से मन में था नहीं कि मैं इस व्यक्ति को मार दूं, मगर उसने बहुत सावधानी बरतते हुए भी
ऐसी घटना घटित हो जाती है तो उसे बुरी घटना क्या अब उसको अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। मगर दुर्घटना तो हुई है, व्यक्ति की जान तो गई है, तो उसके लिए जुर्माना भरपाई उसे करनी पड़ेगी कानून के द्वारा। सामान्य भाव बोध के अंतर्गत इसका तात्पर्य वह घटना में जो किसी व्यक्ति को दूरदर्शिता अप्रत्यक्षता के विपरीत घटित हो गई है। विधि किसी परिणाम को दुर्घटना तब मानती है जब वह कार्य जिसके ऐसे परिणाम कारित हुआ हो, इसे परिणाम का कार्य करने का आशय से न किया गया हो, ऐसे आशय के परिणाम के स्वरूप उसका घटित होना ऐसा संभव न हो कि कोई सामान्य बुद्धि या व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में जिससे वह ऐसा परिणाम घटित हुआ है उसके विपरीत युक्ति पूर्वाधन का प्रयोग करता है। जैसे कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चला रहा है तो उसने विधि का हनन किया है और उसने पे विधि कानून को तोड़ा है, तो उस व्यक्ति के दुर्घटना जो की वह उसने शराब पीकर की है तो उसका सजा अवश्य मिलेगी। वह दुर्घटना नहीं, वो व्यक्ति की गलती की वजह से उस व्यक्ति की हत्या हुई है, दुर्घटना घटित हुई है। जैसे कि एक अध्यापक एक छात्र को इस हादसे से नहीं पीटता ताकि उसकी मृत्यु हो जाए या उसे ऊपर शिकायत हो वरन उसे सुधार के लिए मर्यादित पिटाई करता है, तो छात्र की मृत्यु के लिए अध्यापक उत्तरदायी नहीं है। मगर हाल ही में देखा जाए चंडीगढ़ के अंदर एक अध्यापक ने अपने बच्चे को इस बुरी तरह से मारा कि उसकी हत्या हो गई। वह उसका दुराशय ऐसा था, वह उस छात्र की उसको बुरी तरह से पीटने की वजह से उसकी हत्या हुई है, तब अध्यापक उत्तरदायी है और उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। भूपेंद्र सिंह सुदामा बनाम गुजरात राज्य 1998 के SSC 603 के मामले में प्रकरण में अभियुक्त कांस्टेबल अपने से तत्काल वरिष्ठ हेड कांस्टेबल्स के साथ गुजरात राज्य में साफाला बांध पर उसकी रक्षा के प्रयोजन से नियुक्त किया गया था। रात्रि काल में उसने अपने उस वरिष्ठ सहकर्मी पर नजदीक से गोली चलाकर उसकी मृत्यु कार्य कर दी, उसे गोली से मार दिया। यह अभी निर्धारित किया गया कि यह तथ्य कि अभियुक्त ने रात्रि काल में अपने ही साथी को नजदीक से निशाने में लेकर उसकी पहचान किए बिना उस पर गोली चलाकर उसकी हत्या कारित कर दी थी, यहाँ पर दर्शित करता है कि उसने उचित सतर्कता और सावधानी के साथ अपना कार्य नहीं किया था, अतः उसका कार्य सम्य नहीं, उसे समायोग्य वो कार्य नहीं है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त ने कभी भी ये दलील नहीं की थी कि मृतक को मारने का उसका कार्य दुर्घटना अथवा दुर्भाग्य का परिणाम था। वहां पे वो कार्य सम्य योग्य नहीं था, वहां पे हत्या तो हुई है, मर्डर हुआ है, तब दुर्घटना नहीं है। उस व्यक्ति को पहचान थी कि सहकर्मी है, उसको उसने गोली चला दी, उसने दुर्भाग्य का परिणाम का कार्य, मृतक को मारने का कार्य दुर्भाग्य परिणाम था, उसने कोई दलील नहीं की थी। धारा 82 भारतीय दंड संहिता की धारा 82 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के कार्य को अपराध नहीं मानती है, अर्थात कोई भी बालक जो 7 वर्ष से कम आयु का है उसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। विशुद्ध रूप से 7 वर्ष के बालक को अपराध की श्रेणी से दूर रखा दिया गया है। विवेक अथवा समझ का निर्माण न होने सकने वाली आयु के संबंध में विभिन्न देशों में विभिन्न मत हैं। एक 7 वर्ष के बच्चे के अंदर कानून ये मानता है कि उसके अंदर वो बुद्धिजीवी प्राणी नहीं है, उसका विवेक नहीं है, वो कार्य सही कर रहा है या गलत कर रहा है, उसे विवेक नहीं होता है कानून की दृष्टि के अंदर। मुख्य न्यायाधीश के अनुसार सिविल विधि 25 वर्ष के लोगों को अल्पवयस्क मानती है और ऐसे युवकों को 3 वर्गों में विभाजित करती है। प्रथम आयु को इन्फेंट्री अर्थात जन्म से लेकर 7 वर्ष के आयु के वर्ग में रखा गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के 7 वर्ष से कम आयु के शिशु को आपराधिक कार्य से परम मुक्ति प्रदान करती है। इंग्लैंड में जो विधि है उसमें भी ऐसे शिशु को अपराध करने में सक्षम माना गया है।
7 वर्ष के बालक को भी उसमें अपराधी माना गया है, उसे सक्षम माना गया है। इंग्लैंड का कानून ये कहता है, मगर भारत के कानून के अनुसार 7 वर्ष के बालक को इससे मुक्ति दी गई है, परम मुक्ति प्रदान करती है। उसने कोई अपराध नहीं किया है, उसका विवेक नहीं, उसकी बुद्धि से सही कार्य नहीं किया है, उसे कुछ पता नहीं होता है, तो उसे सजा नहीं मिलेगी। इसका तात्पर्य अच्छाई और बुराई के बीच का अंतर स्थापित करने में असमर्थ होना। उस 7 वर्ष के बच्चे को ये पता नहीं होता कि वह जो कार्य कर रहा है वो अच्छाई कर रहा है, बुराई कर रहा है, उसे अच्छा बुरे का पता नहीं होता है। कम आयु का इस सत्य का प्रमाण उसके कार्य से ही मिल जाएगा। दंड संहिता की धारा 40 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार 82 में विहित परम उन्मुक्ति संहिता के अतिरिक्त किसी भी स्थानीय विशिष्ट विधि के परिभाषित अपराधियों की तथा विस्तृत है, अथवा केवल भारतीय दंड संहिता के मामले में ही 7 वर्ष के बालक को किसी अपराध से मुक्ति नहीं मिली है, अपितु कोई भी विधि जो किसी भी दंड की व्यवस्था करती है उसके अंतर्गत किसी भी बालक को जिसकी आयु 7 वर्ष से कम है अपराधी नहीं माना जाएगा। मकबूल शाह के मामले में कहा गया कि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु को अभिकर्ता बनाकर यदि कोई व्यक्ति अपराध करवाता है तो ऐसे शिशु दंडनीय नहीं है, परंतु वह व्यक्ति दुष्प्रेरण के रूप में दंडनीय है जो उसे अपराध करवाता है। जैसे कोई व्यक्ति को दुश्मनी साजिश करनी है तो वो 7 वर्ष के बालक को कहता है कि तुम इस व्यक्ति को मार दो। उस बच्चे को नहीं पता है कि वो क्या कार्य कर रहा है, उसे कुछ नहीं पता है, उसको ये अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। अब जिस व्यक्ति ने उसे कहा, उकसाया गया कि उसको मार दे, वो व्यक्ति जिम्मेदार। उस व्यक्ति को उस बच्चे का दिमाग के अंदर बात डालने के लिए उसको वह व्यक्ति जिम्मेदार है। उस व्यक्ति को दंड अवश्य मिलेगा और कानून उसे सजा देगी आईपीसी के तहत। धारा 83 के बारे में, संहिता की धारा 83 7 वर्ष से अधिक परंतु 12 वर्ष से कम आयु के शिशु को आपराधिक दायित्व से विशुद्ध उन्मुक्ति प्रदान करती है। अपराध के लिए सक्षम व्यक्ति की कोटि में आते ही इस श्रेणी के शिशु को इतने सक्षम हो जाते हैं कि अपने आचरण की प्रकृति और उसके परिणामों का निर्णय न कर सके। यदि ऐसे शिशु की समझ इतनी परिपक्व नहीं हो पाई है कि वह आपराधिक कृत्य के अवसर पर अपनी आचरण की पहचान कर सके कि जो कार्य कर रहा है वो गलत है या सही है, उसे इतना बुद्धि तो आ ही जाती है। प्रकृति और उसके परिणाम का निर्णय कर सके तो ये धारा उसके विशेष उन्मुक्ति प्रदान करती है। और 7 वर्ष तथा 12 वर्ष की आयु के शिशु का उत्तरदायित्व उसकी समझ के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है। धारा 83 के अंतर्गत उसके उन्मुक्ति नहीं मिल सकती है यदि उसने ऐसा कोई कार्य दुर्भावना से ग्रसित होकर किया है। एक बहुत पुराने प्रकरण में 10 वर्षीय बालिका को अपने पति की हत्या कार्य करने के लिए आजन्म निर्वासन की सजा दी गई थी और जो बाद में न्यायालय द्वारा 7 वर्ष के दंडादेश से परिवर्तित कर दी गई। उसे 7 वर्ष की सजा, जेल की सजा मिली, उसे दंड दिया गया, दंडित किया गया। बालिका को उसके पति और ससुर ने गाली दी थी और मारने का प्रयत्न किया था। एक दिन जब उसका पति सो रहा था तो उसे लकड़ी काटने के उपकरण कुल्हाड़ी से उसके गले पर वार कर दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में बाद भाग कर कहीं छुप गई। न्यायालय में उसकी प्रतिभा और व्यवहार तथा कार्य करने के बाद उसे छुप जाने के तरीके से निष्कर्ष निकाला कि वह अपराध करने में सक्षम व्यक्ति की श्रेणी में आ गई थी। उसे ये क्या पता लगा कि उसने जो कार्य किया वह कार्य गलत है, इसलिए वो छुपकर बैठी है। सक्षम व्यक्ति श्रेणी में आ गई तो उसने करते के तदनुसार दोष सिद्ध किया गया कि उसने दोष किया है, उसने गलत कार्य उसने अपराध किया है, उसने अपने पति की हत्या की है, तो उसको दंड जरूर मिलेगा और उस बालिका को दंड 7 वर्ष की सजा मिली। 1974 के एक पुराने प्रकरण में 12 वर्षीय बालिका ने अपने पड़ोसी के घर में आग लगा दी थी क्योंकि उसने उसकी मां को धमकाया था। उच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में समुचित विधिक सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए
भावना व्यक्त की कि यदि किसी बालक को हत्या, आगजनी जैसे किसी अपराध के लिए विचारण किया जा रहा है तो विचारों के केंद्र बिंदु ये होना चाहिए कि क्या उसे ज्ञान था कि जो उसने कार्य किया उसका परिणाम हत्या है, या उस चीज के प्रति जो आग का प्रयोग कर रही है क्या वह उसे जला देगी। उससे ये बोध होना चाहिए कि जो कर रही है, जो अपराध कर रही है, उससे उस अपराध का बोध होना चाहिए कि वो जो कार्य कर रही है वो सही है या गलत है, वो उचित है या अनुचित है, उससे इसका बोध अवश्य होना चाहिए। हीरालाल मलिक बनाम स्टेट ऑफ बिहार के वाद में अपीलकर्ता को जो 12 वर्ष की कम आयु का था मृतक के गले पर तलवार से वार किया था, उसका आचरण स्पष्ट या प्रकट करता था कि वह दुर्भावना से ग्रसित था और उसने वही किया जो वह चाहता था। उसके धारा 326 के अधीन दोष सिद्ध किया गया, परंतु मृत्यु के बाद 10 वर्षीय नौकरानी ने 50 पैसे के मूल्य का एक बटन चुरा कर अपनी मां को दे दिया था। उसकी दोष सिद्धि को अखंडित करते हुए निर्णय प्रदान किया कि उसके मामले में कोई भी ऐसा निष्कर्ष नहीं निकल रहा है कि उसकी समाज में इतने परिपक्व हो चुकी थी कि वह अपने कार्य की प्रकृति को समझ सके। उस अपने कार्य की प्रकृति पता थी, उसने ये कार्य बुरा किया है, उसने किसी की हत्या की है, उसने चोरी की, उसे ये पता था। धारा 84 बाल दंड संहिता की धारा 84 ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए कामों को जो चित्त विकट प्रकृति का है, जो वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल जानने में असमर्थ है। कोई भी काम अपराध नहीं है। इस विधि के अंतर्गत धारा 84 के अनुसार पागल व्यक्ति को दंड संहिता से मुक्ति दी गई है कि अगर कोई पागल व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है, ऐसा कोई अपराध करता है तो उसे सम्य है, समायोग्य है, उसे मुक्ति प्रदान है, उसे अपने पागलपन से ही दंड की मुक्ति पाता है। अपने पागलपन से उसे, अगर कोई पागल व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो वह समायोग्य है, उसने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि जब वो अपराध कर रहा था उस स्थिति में वह पागल अवस्था में था। विधि शास्त्र के मूल सिद्धांत की किसी व्यक्ति को विधि की परिधि में लाने के लिए स्थापित किया जाना चाहिए। वह व्यक्ति अपनी स्थिति से इतना सक्षम था कि वह विवेक आदि का निर्माण कर सकता था। पागल इसी कारण से मुक्त कर दिए गए कि वह विवेक का निर्माण करने में सक्षम नहीं होते। उनको ही पता नहीं वो क्या कार्य कर रहे, क्या नहीं कर रहे, अच्छा बुरे में उनको पता नहीं होता। अपराधी की इच्छा अनुस्थिति में केवल समझ की परिपक्वता के अभाव के कारण होती है, वरना यह मस्तिष्क की विकृति स्थिति कारण भी होती है, चाहे वह स्थिति अथवा अस्थायी मस्तिष्क या विकृत स्थिति जिससे आप आर्थिक दायित्व से मुक्ति मिलती है। चिकित्सा तथा विधि क्षेत्र के भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से देखी जाती है। चिकित्सा दृष्टिकोण मेडिकल जांच के अनुसार अपराध करते समय हर व्यक्ति पागल होता है। जब वो अपराध कर रहा है तो उस व्यक्ति का दिमाग पागल होता है, उसे अपराध से मुक्ति मिलनी चाहिए, परंतु व्यक्ति की मौत के बीच के अंतर स्थापित करने में समर्थ होता है। उसे पता होता है कि किसी जो वो जान से मार रहा है। उसकी मापदंड की भागीदारी बाल दंड संहिता की धारा 84 में समाविष्ट किया गया है कि इस तरह विधिक तथा चिकित्सा दृष्टिकोण एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न है। विधि और मेडिकल जांच या पड़ताल जो भी है वह दोनों एक्सपर्ट्स, दोनों अलग अलग चीज़ें, मगर कानून भी हमेशा मेडिकल रिपोर्ट हमेशा करवाता है। जब भी देखा जाता है कि ऐसे कोई अपराध जो दिए गए, ऐसे अपराध किए गए, उसमें हमेशा ये देखा जाता है कि जब वो व्यक्ति अपराध कर रहा था उसमें क्या क्या परिस्थिति रही होगी, उस परिस्थिति के ऊपर दृष्टिकोण से देखा जाएगा। मगर दोनों एक दूसरे के भिन्न, दोनों अलग अलग है। विधिक और चिकित्सा मेडिकल रिपोर्ट का दृष्टिकोण, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू दोनों अलग अलग है। वो बातें क्या क्या कहती है उन दोनों को जोड़ बिठाना है, पूरा अलग अलग है। पागलपन के रूप होते हैं। पागलपन भी कई प्रकार के होते हैं। पागल न केवल संकाय को प्रभावित करता है, वनन व मस्तिष्क के अन्य प्रकोष्ठ को भी प्रभावित करता है। विचार और इच्छा भी उससे प्रभावित होते हैं। विधि के अंतर्गत पागलपन का तात्पर्य वह मानसिक स्थिति है
जिसमें या विभ्रम विद्यमान होने के कारण अथवा कार्रवाई में लाए गए किसी मामले के संदर्भ में ठीक है और गलत के बीच का अंतर स्थापित नहीं कर पाते, वो असमर्थ होता है, उसे गलत और सही के बारे में पता नहीं हो पाता और होने के कारण से कोई व्यक्तिगत दायित्व नहीं बनता है। वह उस अवस्था में वो ठीक से निर्णय नहीं ले पाता है पागल अवस्था के अंदर। दंड संहिता की धारा 84 के अंतर्गत चित्त विकृति को प्रतिरक्षा के तर्क के रूप में प्रस्तुत करने के लिए यह प्रतिस्थापित करना आवश्यक है कि ये अभियुक्त ने जिस समय अपराधिक कार्य किया था उस समय वह चित्त विकृति के कारण ये समझने में असमर्थ था कि जो कार्य कर रहा है उस कार्य की प्रकृति क्या थी और क्या है, वह उसे सिद्ध करना पड़ेगा। इस व्यक्ति ने यह अपराध किया है। उस अभियुक्त को धारा 86 के अंतर्गत चित्त विकृति का लाभ मिल सकता है। समय का वह बिंदु निर्णायक है जब अपराध घटित हुआ था। यह तथ्य कि अपराध के करने से पहले अभियुक्त पागलपन के दौरे से ग्रसित था, उसके बाद उस पर सब पागलपन का दौरा आया जब वह मजिस्ट्रेट की जांच विचारण के समय विचाराधीन कैदी के रूप में कारागार में रखा गया था, तो वो सारे परिस्थिति देखी जाएगी कि वो व्यक्ति पागल था या नहीं। यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अपराध करते समय वह पागल के दौर से गुजर रहा था। धारा 86 के अंतर्गत अभियुक्त को चित्त विकृति का लाभ तभी मिल सकता है जब वह स्पष्ट यह साबित करे कि अपराध करते समय वह पागल था। चित्त विकृति साबित करने का भार अभियुक्त पर है, परंतु ये भार उस भार से अधिक नहीं है जो किसी पक्षकार पर सिविल कार्रवाई में होता है। अपराध दो प्रकार के होते हैं, आपको पता ही है। जब मैटर जो होते हैं, एक तो सिविल मैटर होते हैं और क्रिमिनल मैटर होते हैं। जब हत्या वाला मैटर वो क्रिमिनल मैटर्स में आ जाएगा। अब जिस व्यक्ति ने जो अपराध किया है उस समय उसकी स्थिति क्या थी, उसे वह सिद्ध करनी होगी, अभियुक्त को सिद्ध करनी होगी कि वह उस समय जो अपराध किया था उस समय उसकी अवस्था पागल अवस्था में वह व्यक्ति था। भारतीय दंड संहिता की धारा 87 पट्टेबाजी करने पर सहमत होने के परिणाम पर कोई सती होने के कारण सतीकर्ता को अपराध से मुक्ति देती है। अर्थात किसी खेल कूद में यदि किसी को कोई चोट आती है तो यहाँ पर धारा 87 के अंतर्गत उन्मुक्ति दी गई है। कोई व्यक्ति कोई खेल खेलने के लिए अपनी सहमति देता है तथा कोई विधि पूर्ण खेल खेला जा रहा है, उचित सावधानी के साथ वहाँ पर कोई घटना घट जाती है तो वह घटना अपराध नहीं मानी जाएगी। जिस प्रकार दुर्घटना अपराध नहीं मानी जाएगी। जैसे कि क्रिकेट का खेल खेला जा रहा था और बल्लेबाज ने छक्का लगाने के लिए बल्ले को घुमाया और गेंद बल्ले पर आई तथा गेंद उड़कर एक खिलाड़ी के माथे पर लग गई तथा गेंद माथे पर लगने से खिलाड़ी के मौके पर मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर बल्लेबाजी किसी अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 87 के अंतर्गत मुक्ति प्रदान की गई है। खेल पूरी सावधानी के साथ खेला जा रहा था, जो नियम थे उसी के अनुसार खेल खेला जा रहा था। खेल के भीतर कोई दोहराए नहीं था, मारने का आशय नहीं था, उस व्यक्ति का दुराशय नहीं था और वह एक घटना के कर्म से घटित है, उसका कोई उद्देश्य दुराशय नहीं था, तब वह व्यक्ति अपराधी नहीं है। खेल के उद्देश्य से खेला जा रहा था और वहां पर मृत्यु कारित हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 86 से उसे मुक्ति देती है। धारा 312 के अंतर्गत इसी प्रकार की यदि कोई व्यक्ति किसी गर्भवती स्त्री की संपत्ति से उसका गर्भपात कारित करता है तो उसे दंड का परिसीमन हो जाता है। यदि सम्मति से कैसे किसी कार्य को करने के लिए अप्राप्त की जाती है जिसकी प्रकृति खतरनाक है और उस कार्य की परिणाम स्वरूप सहमति देने वाले की मृत्यु हो जाती है जो आशय नहीं था अथवा उसके घटित होने का ज्ञान अभियुक्त को नहीं था, तो विधि ऐसे व्यक्ति के साक्ष्य परिसीमित दंड की व्यवस्था करती है। और उदाहरण के लिए प्रदर्शन आक्रामक खेल में
क दूसरे व्यक्ति के ख के सिर पर रखे गए नींबू पर लक्ष्य लेकर गोली चलाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ख की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंडनीय है। वहां पर उस व्यक्ति की हत्या हुई है, उसने मानव वध किया है, तो उस व्यक्ति को सजा अवश्य मिलेगी। इसी प्रकार भारतीय विधि के अंतर्गत आत्महत्या के समझौते में उत्तरजीवी व्यक्ति हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंडनीय है, परंतु कुछ कार्य अथवा खेल में जो विधि द्वारा वर्जित है, किसी की सहमति लेके करने अथवा खेलने पर यदि किसी पक्षकार को उपहति होती है तो उसे धारा 87 के अंतर्गत संरक्षण नहीं मिल सकती। उसका उद्देश्य था उस व्यक्ति को मरवाना, उसने वहां पे अपराध कारित किया है तो उसे अवश्य दंड जरूर मिलेगा। जैसे सांड पाड़ों को लड़वाना, आपसी सहमति से इनमें से लिप्त होना और किसी पक्षकार को अपहानि पहुंचाना सम्य नहीं है। इसी प्रकार दूसरे की करुणा अथवा दया प्राप्त करके के लिए किसी की सहमति से अंग भंग करना, सैनिक की सेवा से भी मुक्ति के लिए ऐसा करना आपराधिक दायित्व से छुटकारा पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। धारा 87 के अंतर्गत संरक्षण नहीं दिया जाएगा। अगर कोई किसी का अंग भंग करता है, किसी के हाथ या पैर काट देता है उसकी सहमति लेकर, तब वह 87 के धारा 87 के अंतर्गत संरक्षण उसको नहीं दिया जाएगा। उसने दंड किया, उसने अपराध कारित किया, उसे सजा अवश्य मिलेगी न्यायालय के द्वारा। भारतीय संहिता की धारा चिकित्सक को संरक्षक प्रदान कर रही है। इस धारा का जो चिकित्सक का दृष्टांत दिया गया है उसके अनुसार एक चिकित्सक यदि किसी ऑपरेशन करता है तथा ऑपरेशन के दौरान उचित उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऑपरेशन की उचित सावधानी के साथ किया जा रहा है तथा रजिस्टर्ड डॉक्टर द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर डॉक्टर द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया, उसने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि वह सद्भावना पूर्वक कार्य कर रहा था। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उससे लाभ के लिए कार्य कर रहा था कि उस व्यक्ति की जान बच जाए, मगर किसी कारणवश किसी चीज़ों के अभाव के लिए अगर उस व्यक्ति की हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो डॉक्टर ने उसकी मृत्यु नहीं की, उसने कोई अपराध नहीं किया, उसे दंड नहीं दिया जाएगा, उसे अपराध से मुक्ति है। क्योंकि जब भी ऑपरेशन होता है तो आप एक साइन करते हैं तो वो आपकी सहमति है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है। यह तथ्य कि एक व्यक्ति सद्भावना पूर्वक और दूसरे के फायदे के लिए कोई कार्य करता है उसको वह कार्य बलपूर्वक करने का अधिकार नहीं प्रदान कर देता, चाहे भले ही वह व्यक्ति जिसके फायदे के लिए कार्य किया जाने वाला है एक मूर्ख व्यक्ति है और अपने फायदे के कार्य को जिस दूसरा व्यक्ति उसके साथ करना चाहता है तब वह व्यक्ति अपराधी है और उसने अपराध किया है। अभिव्यक्त न होकर विवेचित परिणाम बहुत बड़ी हो सकती है। वह मृत्यु तब भी हो सकती है परंतु ऐसी हानि तभी माफी योग्य है जब वह हास्य से ना हो। इसी प्रकार देखा जा सकता है विधि उस व्यक्ति के साथ अधिक उदारता का बर्ताव करती है जो दूसरे के फायदे के लिए कार्य करता है। धारा 88 के आवश्यक तत्व। धारा 88 अंतर्गत किसी व्यक्ति को सम्मान नहीं प्रदान की जा सकती है यदि उसने आशय से मृत्यु कारित की। उसका आशय यह था कि उस व्यक्ति को मारना है। कार्य जिससे मृत्यु कारित हुई हो सद्भावना पूर्वक नहीं किया गया हो। यदि अभियुक्त का कार्य किसी भी रूप से निंदनीय नहीं है तो वह किसी कार्य के लिए जिन्हें मृत्यु की सम्मिलित दोषी नहीं है, चाहे भले उसे ज्ञात हो कि मृत्यु संभाव्यता हो सकती है, वह चाहे भले ही उसने किसी ऐसी हानि को कारित किया हो जिससे वह जानता हो कि मृत्यु कारित हो सकती है। अगर उसका दुराशय मन में है तो उसने वह अपराध किया है और उस व्यक्ति को अपराधी माना जाएगा और कोर्ट और न्यायालय उसे सजा दंडित किया जाएगा अथवा जुर्माना से दंडित किया जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एडवोकेट एस प्रशांत के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। स्टे ट्यून। थैंक यू।